नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा था कि अहमदनगर के किले में उनकी 9वीं जेल यात्रा चल रही थी। तो इस जेल यात्रा के दौरान उन्होंने बताया था कि चाँद मेरे जीवन का स्थायी सहचर रहा है और वो वहाँ पर उन्हें प्रेरणा देता है कि जीवन में निराशा के बाद आशा भी आती है। साथ ही उन्होंने बताया था कि जेल में वो क्या क्या कार्य किया करते थे, बागवानी आदि का। आज हम आगे पढ़ेंगे, जब बागवानी तथा खुदाई का कार्य उन्हें नहीं करने दिया गया तो कौन सा कार्य करने की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी बच्चों। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जब वो बागवानी करने के लिए खुदाई भी कर रहे थे तो उस समय उन्हें, क्योंकि वो राज में किला था तो वहाँ काफ़ी अवशेष पुराने दबे हुए थे, वो सब अवशेष उन्हें मिले। कुछ गुंबदों के गुंबद, गोल सा आकार होता है ऊपर से उसका, इस तरह की इमारत होती है, तो उनके हिस्से मिले। कह रहे हैं हम बहुत दूर नहीं जा सके, लेकिन अब लेखक आगे ज़्यादा बहुत नहीं जा पाते क्योंकि वो जेल के अंदर थे, वो अपनी मर्जी से तो खुदाई कर नहीं रहे थे। वो कहते हैं इस बात के लिए हमें अधिकारियों से अब मंजूरी नहीं मिली। एक तो उन्हें स्वीकृति नहीं मिली कि आप आगे खुदाई कीजिए, और दूसरी बात, इतनी खुदाई करने के लिए उनके पास साधन भी नहीं थे, ऐसे औजार भी नहीं थे, ऐसे यंत्र भी नहीं थे जिनसे कि वो आगे खुदाई कर सकें। तो अब उन्हें सोचना था बच्चों कि अब वो जेल में क्या करें। तो नेहरू जी ने जेल के इस वक्त को यूं ही नहीं बिताया बच्चों। जबकि ये बात है, इस समय जब नेहरू जी जेल में थे उस समय पूरी दुनिया से समझिए एक तरह से कटे हुए थे, क्योंकि एक तो अंग्रेज़ों की गुलामी में थे, अंग्रेज़ों के द्वारा ही ये जेल में डाले गए थे, और इनके पास न समाचार पत्र आता था और न ही कोई और ऐसा माध्यम था जिससे ये अन्य लोगों से जुड़ सकें। तो इन्होंने कोई ऐसे तरीका निकाला जिससे कि जेल में के समय का ये सदुपयोग कर सके। अब देखिए क्या कहते हैं, अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। तो क्या करना चाह रहे हैं अब जवाहरलाल नेहरू जी, वो अब लिखना चाह रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। वो कह रहे हैं लेकिन मैं क्या लिखूं, अब थोड़ी दुविधा में है कि मैं, कहते हैं जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग आज़ाद नहीं हैं अपने हिसाब से, अपने अनुरूप जो करना चाह रहे हैं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रहे, तो कह रहे हैं तब तक लिखना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, या मैं कोई काम, जब तक किसी काम में देश के लिए जुट नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए लिखना संभव नहीं है। फिर कहते हैं देखिए, नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। कह रहे हैं मैं कोई भगवान भी हूँ नहीं कि मैं भविष्य के बारे में बता दूँ, तो मैं क्या लिखूँ। वो सोच रहे हैं कि वर्तमान में भी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, केवल बस जेल का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और भविष्य के बारे में भी मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। तो अब किसके बारे में लिखा जाए। वो कहते हैं मैं पुराने समय के बारे में लिख सकता हूँ, अतीत यानी जो समय बीत गया है। तो कह रहे हैं मैं अतीत के बारे में लिखना चाहता हूँ। अतीत के बारे में जो लिखा जाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं। पुरानी घटनाएं हम किस विषय में पढ़ते हैं, इतिहास। तो वो इतिहास लिखना चाह रहे हैं बच्चों, देश का इतिहास। उसके बारे में भी देखिए वो क्या बताएंगे। वो कहते हैं कि मैं इतिहास लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं इतना विद्वान तो हूँ नहीं, या मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूँ कि मैंने अध्ययन किया हो कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। मैं उस तरह से नहीं लिख पाऊँगा, उतनी विद्वतापूर्ण तरीके से, उतनी बुद्धिमानी से मैं नहीं लिख पाऊँगा। मैं कैसे लिख सकता हूँ बताते हैं। देखिए वो, मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कि मैं जैसे पहले लिखा करता था, मैंने बताया ना इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखी है, विश्व इतिहास की झलकियाँ लिखी हैं, साथ ही जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे। पिता के पत्र पुत्री के नाम से एक संग्रह है बच्चों, ये बहुत अच्छा सा पुस्तकालयों में रहता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं पहले की तरह ही जैसे मेरे विचार हैं और जैसे कर्म हैं उसके अनुरूप कुछ लिखूंगा। तो ये इतिहास लिखना चाह रहे हैं। इतिहास क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि मैं
वर्तमान में के बारे में मैं लिख नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और भविष्य के बारे में लिख नहीं सकता क्योंकि भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। तो बच क्या गया? अतीत। इसलिए लेखक अभी इतिहास लेखन करना चाहते हैं। और एक बात है कि वो इतिहास के बारे में क्यों लिखना चाहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। गेटे एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। क्या कह रहे हैं? जब हम इतिहास लिखते हैं तो जो एक बहुत बड़ा अतीत बीत चुका होता है, वो जो हमें एक बड़ा बोझ की तरह लगता है। देखो, अगर हम इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं ना बच्चों, बहुत सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, अनेकों राजा हुए, अनेकों सभ्यताएं निकल गई, तो क्या क्या पढ़ें, क्या क्या याद करें, ये लगता है। तो लेखक कह रहे हैं यदि हम खुद ही इतिहास लिखने लगें तो अतीत का जो बोझ हमें महसूस होता है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो ये दो कारण हैं, इसीलिए लेखक इतिहास लिखना चाहते हैं। एक तो इसलिए कि उनके पास और कुछ लिखने के लिए है नहीं, वर्तमान के बारे में भी नहीं लिख सकते, भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकते, इसलिए किसके बारे में लिखना चाहते हैं? अतीत के बारे में। दूसरा कारण है, किससे मुक्त होना चाहते हैं? वो अतीत के भारी बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए भी इतिहास लेखन करना चाहते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं, अतीत का दबाव। अतीत यानी जो बीता हुआ समय है हमारा, उसका भी बड़ा दबाव रहता है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत घटनाएं होती हैं, क्या क्या हमें याद है, या किस किस से हम प्रभावित हैं, किस किस घटना को हम अपना मानते हैं, ये सारे दबाव रहते हैं। तो देखिए क्या कहना है लेखक, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कह रहे हैं कोई भी दबाव हम पर, प्रेशर जो होता है किसी भी चीज़ का, वो कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, लेकिन वो किसी रूप में हमें प्रभावित करता है। अभिभूत का अर्थ क्या है? प्रभावित करना। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। कह रहे हैं कि जिन देशों की सभ्यताएं बहुत पुरानी होती हैं, जिन देशों का इतिहास बहुत प्राचीन होता है, जैसे भारत और चीन का इतिहास, बहुत पुरानी सभ्यता है भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता, तो कह रहे हैं कि इनका इतिहास इतना पुराना होने से ये बहुत दबाव महसूस कराता है, बड़ा दमघोटू सा लगता है। कह रहे हैं क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया होता है। तो किन सभ्यताओं का दबाव अधिक होता है? कह रहे हैं जिनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जिनकी सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। उदाहरण के लिए कौन? भारत और चीन की सभ्यताएं। ठीक है, आगे देखिए, आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया। अब जब इतिहास लिख रहे हैं तो ये सब सोच रहे हैं कि आखिर मुझे पूर्वजों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, वो क्या क्या मेरा विरासत होती है बच्चों, जो सामग्री, जो संपदा हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है वो विरासत है। तो कह रहे हैं कि इतिहास लेखन से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरी विरासत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी हैं। क्या मनुष्य ने हजारों साल के दौरान जो कुछ प्राप्त किया वो सब मेरा है? उन्होंने जो जो विजय प्राप्त हुई, जैसे राजा लोगों के युद्ध होते थे, विजय होते थे, हमारे देश में आक्रमणकारी बाहर से आए, उन पर विजय प्राप्त हुई, तो क्या उन सब की खुशियाँ मेरी हैं? या जब कभी वो पराजित हुए, उन सब ने जो दुख झेले, क्या वो भी मेरे हैं? तो कह रहे हैं या वो सारे साहसिक कारनामे जो मनुष्य ने कभी किए हैं, क्या वो सब कुछ मेरे हैं? इस बारे में लेखक विचार कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करते हैं। तो फिर लेखक कह रहे हैं मैं इन सब का वारिस हूँ। बच्चों, वास्तव में जो जो चीज़ें हमारे देश में, हमारी सभ्यता में हुई हैं, उन सब के हम वारिस हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा विजय पराजय जो कुछ भी झेला गया, जो कुछ भी स्वीकार किया गया, वो सब कहीं ना कहीं हमारा है। तो कह रहे हैं इसमें मेरा ही नहीं बल्कि ये पूरी मानव जाति का है। तो अब वो भारतवासियों के लिए कह रहे हैं कि हम सब भारतवासियों की विरासत में, लेकिन एक फिर भी अनोखी सी बात मुझे लगती, कह रहे हैं वो औरों से अलग लगती है मुझे। कहते हैं कि हमारे रक्त मांस और अस्थियों में ये सब बातें समाई हैं, हम थोड़े से औरों से अलग हैं। लेखक औरों से थोड़ा सा खुद को अलग महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी अलग होने के कारण हमारा वर्तमान रूप बना है और हम भविष्य में भी लोगों से हट कर रहेंगे। तो ये अपने लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए लेखक की ये विचारधारा है। फिर कहते हैं देखिए, तो कह रहे हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, बार बार यही बता रहे हैं वो, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है।
कह रहे हैं कि जो ये विरासत हमारी है, हमारे देश की जो भी उपलब्धियां हैं या जो पराजय है, वो सब कुछ जो है उसे वर्तमान के साथ जोड़ने की मुझे बड़ी इच्छा है। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इस बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। लेकिन लेखक लिखने के लिए बहुत सहज नहीं है बच्चों, वो थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं। क्या कहना है देखिए, विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है मैं बहुत कुछ नहीं लिख पाऊँगा, थोड़ा बहुत ही लिख पाऊँगा। बच्चों संभव भी इतना ही है, इतना इतिहास बीत गया, बहुत कुछ लिख पाना संभव नहीं है। जिस तरह से वो अनुभव करते थे वैसे ही वो लिख पाए और उन्होंने लिखा भी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कुछ कुछ लिख पाऊँगा और वही आप सबके बीच में दूंगा। तो बच्चों, आप ये जो बातें मैंने आपको बताई ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।